Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit first chapter antihistaminic agents, in which we have studied what is histamine and what are the agents which antagonize the action of histamine and known as antihistaminic agents. Then we have studied about antihistaminic agents, classification of the receptors of histamine, and on that behalf we have studied the classification of antihistaminic agents, in which there are four classes. First one is H1 receptor antagonist, then H2 receptor antagonist, then H3 receptor antagonist, and mast cell stabilizers. In that four classes we have still studied H1 receptor antagonist and mast cell stabilizers. Now we are going to start our next third class, that is H2 receptor antagonist. मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि H2 यानी हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स की जो सेकेंड रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके बाइंड होंगे और H2 रिसेप्टर्स के एक्शन को एंटागोनाइज करेंगे. सो हाउ दे वर्क? H2 blockers are a group of medicines that block the action of histamine at H2 receptors present in the stomach. मीन्स कि H2 blockers जो हैं वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, जो H2 रिसेप्टर्स हैं जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं तो उनके एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं और इस तरीके से H2 रिसेप्टर के जो एक्शन है उसको एंटागोनाइज करती हैं. दिस डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक, जिसकी वजह से जो स्टमक है उसमें एसिड का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होता है. मीन्स कि जो H2 रिसेप्टर है उस पर अगर हिस्टामिन बाइंड होगा तो वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन को स्टमक में बढ़ा देता है, HCl को ज़्यादा रिलीज़ करवाता है. तो अगर आप उसे ब्लॉक कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो एसिड का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. देयरफॉर दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर. इसलिए ये जो ड्रग्स होती हैं इन्हें गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेसिकली अल्सर्स में क्या हो रहा होता है, जो एसिड का प्रोडक्शन है स्टमक में और ड्यूडेनम में वो बढ़ रहा होता है. ज़्यादा स्टमक ज़्यादा HCl रिलीज़ कर रहा होता है जिसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं. तो ये जो होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये क्योंकि रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर के उसे एंटागोनाइज कर देते हैं एंड थस जो एसिड का प्रोडक्शन है उसे कम कर देते हैं. तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है अल्सर को क्योर करने में. एक्सेप्ट सिमेटिडीन, ऑल H2 एंटागोनिस्ट are well tolerated and have common side effects like hypotension, headache, diarrhea, constipation, dizziness and tiredness. मीन्स कि सिमेटिडीन को हम अलग से स्टडी करेंगे, बट सिमेटिडीन के अलावा जितने भी H2 एंटागोनिस्ट हैं ये सभी वेल टॉलरेटेड होते हैं और इन सभी के साथ कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं, हेडेक यानी सिर दर्द, डायरिया मीन्स कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, एंड कॉन्स्टिपेशन दैट मीन्स डिक्रीज फ्रीक्वेंसी. मीन्स कि गैस्ट्रिक अपसेट करेंगे तो मे बी इट कैन कोज इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट ऑफ फीसेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीसेस, एंड देन डिजीनेस एंड टायर्डनेस. मीन्स कि आपको थकान थकान जैसा फील होगा बिकॉज गैस्ट्रिक अपसेट करेंगे. बेसिकली ये इनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएट है. एंड H2 receptor blockers reduce the volume of gastric juice secreted and hydrogen ion concentration in gastric juice. मीन्स कि बेसिकली ये क्या करते हैं, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है दैट इज़ HCl उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं, उसके सिक्रीशन को कम करते हैं और हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे क्या करते हैं, कम करते हैं. तो इस तरीके से H2 रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो मेनली फंक्शन परफॉर्म करते हैं. देन आता है इसका SAR यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि इनकी स्ट्रक्चर में पहली बात तो क्या कॉमन चीज़ है जो कि असेंशियल है स्ट्रक्चर्स के अंदर, एंड सेकंड थिंग कि जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस होंगे
जो भी आप अल्टरेशन करेंगे उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके एक्शन पे। सो ग्वानाइल हिस्टामिन हैव पार्शियल एगोनिस्ट एंड वीक एंटागोनिस्ट एक्शन लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग। मीन्स कि एक ग्वानाइल हिस्टामिन थी जो कि पार्शियल एगोनिस्ट और वीक एंटागोनिस्ट एक्शन शो कर रही थी, जिसकी वजह से H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की डिस्कवरी हुई। इट एक्ट एज अ लीड इन द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेवर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा लीड मिला जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थे उनकी डिस्कवरी को और डेवलपमेंट को। तो क्या था वो ग्वानाइल हिस्टामिन, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से थी। और ये आप नोटिस करेंगे कि जो आप फर्दर आगे देखेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उनके अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चर इस तरीके की दिखाई देती है और इससे ही क्या हुआ, फर्दर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की डिस्कवरी हुई। देन व्हाट इज़ ग्वानाइल हिस्टामिन और कैसे इसने फर्दर अदर ग्रुप्स को डिस्कवर किया। सो ग्वानाइल हिस्टामिन हैज़ अ बेसिक ग्वानिडिनो ग्रुप विच was replaced isosterically by thiourea moiety and carbon chain length was increased to give butyramide, which has more potent than parent guanylyl histamine and lacks partial agonist activity. It also lacks oral activity. मीन्स कि आप इधर अगर स्ट्रक्चर देखें ग्वानाइल हिस्टामिन की तो इसके अंदर इथाइलिन है और इधर एक नाइट्रोजन मॉइटी है और साथ में एसोसिएट है इमिडाजोल रिंग। अब क्या किया गया, इस जो चेन थी इसकी लेंथ बढ़ाई गई और यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन मॉइटी है इसको फर्दर आइसोस्टेरिकली रिप्लेस किया गया थायोयूरिया के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मॉइटी सेम है, ये जो मॉइटी थी ये इथाइलिन ग्रुप से बढ़कर के 4 कार्बन की हो गई है और यहाँ पे जो है चेंज किया गया है थायोयूरिया से। तो हमने क्या देखा कि 2 चेंजेस किए गए, पहला आइसोस्टेरिकली थायोयूरिया मोइटी का और सेकंड जो कार्बन चेन की लेंथ थी उसे इंक्रीज किया गया। तो इसकी वजह से एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ दैट इज़ ब्यूरिमामाइड। और ये जो ब्यूरिमामाइड था इसकी एक्टिविटी जो है वो ग्वानाइल हिस्टामिन के कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, ये ज़्यादा पोटेंट था। और हमारा जो ग्वानाइल हिस्टामिन था वो क्या था, पार्शियल एगोनिस्ट था और वीक एंटागोनिस्ट था। तो इसकी जो पार्शियल एंटागोनिस्ट एक्टिविटी है उसे ख़त्म कर दिया गया और इसकी जो वीक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी थी उसे इस तरीके से बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की डिस्कवरी हुई और डिस्कवरी होने के बाद उसमें डेवलपमेंट हुआ। देन इंट्रोडक्शन of a methyl group at a 5th position and sulfur group in the carbon chain gives metimide। मीन्स कि एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ दैट इज़ मेटिमाइड। और इसमें आप देखेंगे कि इसकी ये जो चेन लेंथ है इसमें एक सल्फर एटम ऐड किया गया और इसकी जो 5th पोजीशन थी इसमें मिथाइल ग्रुप जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया, जिससे एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ that is metimide, which is more active than the parent drug and can be given orally but it has serious side effects। अब हम जो लास्ट हमारी ड्रग थी that is ब्यूरिमामाइड, इसको हम orally नहीं दे सकते थे, इसकी लैक ऑरल एक्टिविटी थी, इसके साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट था। तो हमने उसे भी सॉर्ट आउट कर लिया कि अब हमने जो नया कंपाउंड डिस्कवर किया है ये जो है इसमें 5th पोजीशन पे हमने क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप लगाया, बीच में सल्फर एटम ऐड किया, तो एक नया कंपाउंड डिस्कवर किया मेटिमाइड। और ये जो मेटिमाइड है ये पेरेंट ड्रग के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव है और इसे जो एक ड्रॉबैक था हमारे लास्ट ड्रग का कि उसे ऑरली नहीं दे सकते थे, ये ऑरली इसे दे सकते हैं और ये ऑरली भी पोटेंट है, लेकिन इसके साथ कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड हैं। देन नेक्स्ट क्या किया गया कि थायोयूरिया ग्रुप वॉज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिडीन ग्रुप। अब हमने लास्ट बार हम थायोयूरिया ग्रुप ऐड कर रहे थे, अब क्या किया गया, इस थायोयूरिया ग्रुप को हटा के क्या किया गया, वहाँ पे ग्वानिडीन ग्रुप ऐड किया गया एंड साइनो ग्रुप वॉज इंट्रोड्यूस टू गिव
सिमेटिडीन। फर्स्टली तो यहाँ चेंज किया गया कि थायोयूरिया से ग्वानिडीन किया। दूसरा, जो एक नया साइनो ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से जो कंपाउंड हमारे पास आया दैट इज सिमेटिडीन, एंड विच इज़ हाईली एक्टिव एंड हैव नो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। मीन्स कि अब ये जो सिमेटिडीन बना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड हमारे पास आया, और इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स तो हर ड्रग के साथ हैं, इसके साथ भी होंगे, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएट नहीं थे। तो इस तरीके से एक हमारे पास पोटेंट ड्रग निकल के आई, एंड दैट वाज सिमेटिडीन। देन imidazole nucleus is not required for the activity. Various furan and thiazole derivatives was synthesized which was more active than cimetidine. For example, ranitidine and famotidine. मीन्स कि पहले क्या किया गया, आप देख रहे हैं जो अभी तक ड्रग्स डिस्कवर हुई उनके अंदर एक इमिडाजोल जो थी उस न्यूक्लियस को हमने कांस्टेंट रखा। सिमेटिडीन के अंदर उसके अंदर मिथाइल ग्रुप भी ऐड किया, लेकिन हमने इमिडाजोल न्यूक्लियस को वहाँ एक कंपलसरी लेते हुए चले। फिर हमने क्या किया, उसमें चेंजेस किए कि इमिडाजोल न्यूक्लियस की जगह जब हमने फ्यूरान और थायोजोल जो मॉइटीज़ हैं उनको रिप्लेस किया और फिर उनको सिंथेसाइज किया, तो हमने देखा कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो सिमेटिडीन से भी ज़्यादा एक्टिव थे। तो इस तरीके से क्या हुई, फैमोटिडीन और रैनिटिडीन की डिस्कवरी हुई। तो रैनिटिडीन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूरान है, और फैमोटिडीन में क्या है, थायोएजोल ग्रुप जो है, मॉइटी जो है इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरीके से डिफरेंट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट आते हैं हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग। तो अब हम सारे ड्रग्स की डिस्कवरी कैसे हुई, उनमें क्या क्या मॉइटीज़ जो है, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप जो है, क्या क्या चेंजेस करके, क्या क्या सब्सटीट्यूशन करके हमने फाइनली डिफरेंट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर ली, उन्हें बना लिया। अब नेक्स्ट इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे और इनको स्टडी करेंगे। तो पहली जो हमारा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग आता है दैट इज़ सिमेटिडीन। सिमेटिडीन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, इमिडाजोल रिंग है, 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और एक 4 कार्बन की हमारी मेन चेन है जिसमें बीच में सल्फर एसोसिएट है। तो इसका जो आईपिक नेम है दैट इज़ 2 साइनो, बिकॉज यू कैन सी इसमें 2nd पोजीशन पे यहाँ साइनो ग्रुप प्रेजेंट है। 1 मिथाइल 3 2 5 मिथाइल इमिडाजोल आइल मिथाइल थायो इथाइल ग्वानिडीन। सो दिस इज द आईपिक नेम ऑफ सिमेटिडीन। नेक्स्ट आती है हमारे सिमेटिडीन की स्ट्रक्चर कि ये कैसे सिंथेसाइज हुआ है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या हो रहा होता है सिमेटिडीन की सिंथेसिस में, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट जो इसके अंदर कंपाउंड होता है दैट इज़ इथाइल 5 मिथाइल कार्बोक्सिलेट, जिसके अंदर एक इमिडाजोल रिंग होती है और इसकी 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और 4th पोजीशन पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है वो टर्न इनटू CH2OH, and then in the presence of HS CH2 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 ये जो है फर्दर कन्वर्ट होता है, इसमें अंदर जो हमने CH2OH में कन्वर्ट किया है हमारे कार्बोक्सिलेट ग्रुप को, वो फर्दर कन्वर्ट होता है इसके अंदर डिहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, और उसके थ्रू एक H2O का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल, वो निकलता है, और जो S है वहाँ से जा कर के ये यहाँ पे बाइंड हो जाता है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3S, देन कार्बन से अटैच वन साइडेड डबल बॉन्ड N, देन साइनो ग्रुप,
एंड ऑन द अनदर हैंड SnCH3, ये फर्दर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और SHCH3 जो ग्रुप है वो एलिमिनेट होके यहाँ पे इस तरीके से ये बाउंड होता है। एंड इन लास्ट स्टेप क्या होता है, CH3NH2 जो है मॉइटी वो जाके बाइंड होती है और फाइनली सिमिटिडीन का प्रोडक्शन होता है। तो क्या समझ में आया हमें? हम दोबारा समझेंगे सिंथेसिस को। सबसे पहले हमारा जो बेसिक मॉइटी थी दैट इज इथाइल 5-मिथाइल कार्बोक्सिलेट, इसका सबसे पहले रिडक्शन किया गया। रिडक्शन करने से क्या हुआ, जो कार्बोक्सिलेट मॉइटी थी वो हाइड्रोक्सिल मॉइटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हमारा CH जो फोर्थ पोजीशन पे COOCH3 ग्रुप था वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है CH2OH के अंदर। फिर HSCH2CH2 के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये जो CH2 मॉइटी है ये उस CH2 से जाके बाइंड हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम एक डिफरेंट मॉइटी दैट इज CH3S, देन कार्बन के साथ एसोसिएटेड है डबल बॉन्ड के साथ NCN, एंड ऑन अनदर साइड SCH3 जाके रिएक्शन करता है और SCH3 का मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव आउट होता है और फिर जो मॉइटी बनती है उस पे उस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई जाती है CH3NH2 के साथ, तो फिर से एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ SHCH3 का रिमूव होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, सिमेटिडीन। तो इस तरीके से सिमेटिडीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट आता है हमारे सिमेटिडीन की प्रॉपर्टीज़, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके यूजेस। तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ अ वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स इसका कलर होता है वाइट टू वाइट ऑफ, नेचर होता है इसका क्रिस्टलाइन, वाटर के अंदर ये स्लाइटली सा सॉल्युबल होगा एंड इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो सकता है, इसलिए ये जो कंटेनर होगा वो लाइट रेजिस्टेंस होगा और लाइट से इसे दूर रखेंगे, यानी कि इसे जो डार्कन प्लेस होंगे वहीं पे हम इसको स्टोर करेंगे। देन सिमेटिडीन इज रेडिली अब्जॉर्ब फ्रॉम GIT एंड मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। सिमेटिडीन सल्फोक्साइड एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल सिमेटिडीन आर द मेटाबोलाइट्स ऑफ सिमेटिडीन। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो सिमेटिडीन जो है, सबसे पहले इसके अब्जॉर्प्शन की बात करें तो हम इसे ऑरली रूट से जब लेते हैं तो ये GIT ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाता है। देन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होगा। जो इसके मेटाबोलाइट्स हैं ये क्या होंगे, सिमेटिडीन सल्फोक्साइड एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल सिमेटिडीन जो हैं वो सिमेटिडीन के मेटाबोलाइट्स हैं और ये मेटाबोलाइट्स फाइनली एक्सक्रीटाइट हो जाएंगे। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे एक्ट करता है ये, तो इट इज़ एंटागोनिस्ट ऑफ H2 रिसेप्टर एंड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन, मीन्स कि बेसिकली ये क्या करता है, जो H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको एंटागोनाइज करता है और हिस्टामिन के एक्शन को डिक्रीज करता है। सो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडोनल अल्सर्स, क्योंकि ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और हिस्टामिन की एक्टिविटी को H2 रिसेप्टर्स पे इनहिबिट करता है। थस इसका यूज़ गैस्ट्रिक और ड्यूडोनल अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड कंपाउंड दैट इज़ फेमोटिडीन। फेमोटिडीन के अंदर हमने जैसा कि स्टडी किया है कि इमिडाजोल रिंग नहीं होती है, बल्कि इसमें थायाजोल रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो इसका जो आयुपिक नेम होता है दैट इज़ एन अमीनोसल्फोनाइल, that is aminosulfonyl 3,2-diamino-methylene, that is 2-amino-dimethylene and amino-thiazole 4-aryl
मिथाइल थायोप्रोपेनामाइड। देन आती है हमारे फेमोटिडीन की प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ अ वाइट और येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, मीन्स इसका जो कलर होता है वो वाइट और स्लाइटली सा येलोइश सा होता है। इसका नेचर जो है क्रिस्टलाइन नेचर है एंड दैट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। और इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर में ये स्लाइटली सा सॉल्युबल हो जाएगा, बट अल्कोहल के अंदर ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। एंड इट इज़ स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। तो इसे स्टोर किया जाता है एक क्लोज कंटेनर के अंदर, और लाइट से भी इसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। Then famotidine is completely absorbed from the GIT and its famotidine sulfoxide metabolite is get excreted in urine. It is a thiol bioisosteric of cimetidine that contains guanidine group. इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसे ओरली रूट से लेंगे और ये जीआई ट्रैक्ट के अंदर इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब होगा एंड देन इसका अब्जॉर्प्शन के बाद इसका मेटाबॉलिज्म होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसका जो मेटाबोलाइट होगा वो होगा फेमोटिडीन सल्फोक्साइड। और फिर ये जो मेटाबोलाइट है इसका फेमोटिडीन सल्फोक्साइड ये एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के थ्रू। एंड ये जो है फेमोटिडीन इट इज़ अ थायाजोल बायो आइसोस्टेरिक ऑफ सिमेटिडीन, मीन्स कि सिमेटिडीन का थायाजोल बायो आइसोस्टेरिक है और इसके अंदर क्या है, ग्वानिडीन ग्रुप प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो फेमोटिडीन इज मोर पोटेंट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ हिस्टामीन H2 रिसेप्टर देन सिमेटिडीन, मीन्स कि जो फेमोटिडीन है ये सिमेटिडीन के कंपैरेटिवली जो H2 रिसेप्टर्स हैं उनके लिए मोर पोटेंट इनिबिटर होता है। ये भी H2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा, उसको इनिबिट करेगा, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो पोटेंसी है वो सिमेटिडीन से भी ज़्यादा होती है। देन आता है इसका यूजेस। सो इट इज़ यूज फॉर गैस्ट्रिक एंड ड्यूडोनल अल्सर, क्योंकि ऑफ कोर्स H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है तो इसका यूज़ जो है ड्यूडोनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। देन हमारी नेक्स्ट आती है थर्ड ड्रग दैट इज़ रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें रेनिटिडीन का HCl के साथ सॉल्ट बनाया गया है। और ये जो रेनिटिडीन है इसके अंदर जो हमारा थायाजोल रिंग था लास्ट फ्यूरान के अंदर, इसके अंदर फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो इसका जो आयुपिक नेम होता है दैट इज़ डाईमिथाइल 5,2,1 मिथाइल अमीनो 2 नाइट्रो विनाइल अमीनो इथाइल थायोमिथाइल फरफ्यूराइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेनिटिडीन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। सिमिलरली इसके अंदर भी 4 कार्बन का होगा, बीच में सल्फर होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप NO2 प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। एंड दिस इज़ द हाउ डिफरेंस बिटवीन द सिमेटिडीन, फेमोटिडीन एंड रेनिटिडीन। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो इट इज़ अ वाइट और पैल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स कि इसका कलर जो होता है वो वाइट टू पैल येलो होता है। नेचर इसका क्रिस्टलाइन है, वाटर के अंदर ये फ्रीली सॉल्युबल है। एंड इट इज़ मोर पोटेंट देन सिमेटिडीन बट लेस पोटेंट देन फेमोटिडीन। इसकी पोटेंसी की अगर हम बात करें तो सिमेटिडीन से तो ये ज़्यादा पोटेंट होता है, लेकिन फेमोटिडीन की कंपैरेटिवली कम पोटेंट होता है। तो अगर हम पोटेंसी का ऑर्डर यहाँ पे बनाएं तो सबसे कम पोटेंट है सिमेटिडीन, उससे ज़्यादा है रेनिटिडीन, और सबसे ज़्यादा है हमारा फेमोटिडीन। रेनिटिडीन इज़ वेल अब्जॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज इन लीवर। इट्स मेटाबोलाइट्स आर रेनिटिडीन एन ऑक्साइड, रेनिटिडीन एस ऑक्साइड एंड डेसमिथाइल रेनिटिडीन आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। मीन्स कि ये जो रेनिटिडीन है सबसे पहले इसका अब्जॉर्प्शन होगा और इसका रेडिली अब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब्जॉर्प्शन होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर ये लीवर में जाएगा, वहाँ इसका मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर इसके जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे तो इसके मेटाबोलाइट्स में फर्स्ट होता है रेनिटिडीन एन ऑक्साइड, देन रेनिटिडीन एस ऑक्साइड एंड देन डेसमिथाइल रेनिटिडीन। ये जो इसके मेटाबोलाइट्स बने हैं ये फर्दर इनका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा थ्रू द यूरिन।
तो इस तरीके से जो रेनिटिडीन है वो बॉडी में एक्ट करता है। देन आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सो रेनिटिडीन लाइक अदर ड्रग्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामीन एट H2 रिसेप्टर्स। मीन्स कि क्योंकि बेसिकली ये क्या है, एक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये H2 रिसेप्टर्स को स्टमक के अंदर, ड्यूडेनल के अंदर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और इस तरीके से हिस्टामीन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है, उसके एक्शन को इनहिबिट कर देता है। सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रेनिटिडीन। देन यूज़ की अगर हम बात करें तो रेनिटिडीन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, क्योंकि ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, H2 रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, थस इसका यूज़ किया जाता है गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स में। तो अगर हम सम अप करें आज के हमारे वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये समझा कि H2 रिसेप्टर जो हैं वो क्या और कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं जब हिस्टामीन उन पे बाइंड होता है। फिर हमने वो ड्रग्स देखी जो कि क्या करती हैं, बेसिकली H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं और जो एक्शन परफॉर्म कर रही थी वो हिस्टामीन के प्रेजेंस में, दैट इज़ सिक्रीशन ऑफ HCl एंड H+ जो आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रही थी, उस एक्शन को एंटागोनाइज करती हैं एंड थस इस तरीके से ये ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट आउट करती हैं। इसके अंदर हमने देन स्टार्ट किया था SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरीके से H2 रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट थी उनकी डिस्कवरी हुई, जिसके अंदर कैसे सिमेटिडीन की डिस्कवरी हुई एंड देन कैसे रेनिटिडीन और फैमिटिडीन की डिस्कवरी हुई स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के थ्रू, जिसमें छोटी छोटी चेंजेस किए गए और कंपाउंड्स जो है डिस्कवर किए गए। देन हमने 3 ड्रग्स को यहाँ पे स्टडी किया। पहली थी हमारी सिमेटिडीन, देन फैमोटिडीन एंड देन रेनिटिडीन, जिसमें हमने ड्रग्स की स्ट्रक्चर देखी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस को स्टडी किया। और इन सब के साथ हमने स्टडी किया सिमेटिडीन की सिंथेसिस को। सो यहाँ हमने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, वो एजेंट्स जो कि HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, मींस कि वो एजेंट्स जो कि प्रोटोन पंप को H+ के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, प्रोटोन पंप को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।